Dear students, welcome back. In the last video, we were solving a few questions based on quantization of charge and Coulomb's law. इस वीडियो में हम लोग Coulomb's law के ऊपर एक दो क्वेश्चन और लेंगे और उसके बाद हम लोग हमारी स्टडीज को आगे कंटिन्यू करेंगे. In the given problem, क्वेश्चन है कि there are 3 point charges Q1, Q2 and Q3 which are placed on a straight line at separations of 2 into 10 raised to power minus 2 मीटर and 4 into 10 raised to power minus 2 मीटर. और इन चार्जेस की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है और पूछा गया है कि Q2 चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बताइए. ठीक है, ये फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो तो हम कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे. हमें ये देखना है कि Q2 के ऊपर जो दो फोर्सेज लग रहे हैं ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q3 उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी. सबसे पहले वही चेक करते हैं. तो अगर मैं Q2 और Q1 की बात करूं तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं. देयर विल बी रिपल्शन, यानी कि जो फोर्स चार्ज 2 पे लगेगा ड्यू टू 1 उसकी डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब अगर Q2 और Q3 की बात करें, दीज टू आर अनलाइक चार्जेस, देयर विल बी एन अट्रैक्शन, यानी Q2 विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड Q3, यानी कि जो फोर्स ऑन चार्ज 2 लगेगा ड्यू टू चार्ज 3 वो भी रहेगा लेफ्ट टू राइट. मतलब सिंपली हमें दो बार कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन करके फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और सिंपली दोनों को ऐड कर देना है. चलिए शुरू करते हैं. केस 1, जब आप Q1 और Q2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यूजिंग F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इट विल सिंपली गिव मी force on 2 due to 1 will be K is 9 into 10 raised to power 9, Q1 is 2 into 10 raised to power minus 9, Q2 is 1 into 10 raised to power minus 9 upon R is 2 into 10 raised to power minus 2 whole square. It will give me 9 into 2 18 into 10 raised to power minus 9, क्योंकि मेरे 10 raised to power plus 9 और 10 raised to power minus 9 यहीं कैंसिल हो गए. Divided by 2 square is 4 into 10 raised to power minus 2 का square 10 raised to power minus 4. It will give me 4.5 into 10 raised to power minus 5 Newton. ये मेरा F21 है, यानी force on 2 due to charge 1. In the next part of the problem, we will solve second case, that is between charges Q2 and Q3. Again using F is equal to K Q1 Q2 by R square, we have K is 9 into 10 raised to power 9. Q1 here Q1 is Q2, that is 1 into 10 raised to power minus 9, and Q2 is Q3, that is minus 3 into 10 raised to power minus 9, divided by the distance, that is 4 into 10 raised to power minus 2 whole squared. It will be 9 into 3 is 27. This again got cancelled. Into 10 raised to power minus 9 upon 4 square is 16 into 10 raised to power minus 4. 27 upon 16 will give me 1.69. 1.69 into 10 raised to power minus 5 Newton. This will be a force on 2 due to 3. When we have to calculate the total force, we will simply add these two forces because both of these forces are in the same direction only. So my final answer, that is force on charge Q2 due to Q1 and Q3 will be 4.5 into 10 raised to power minus 5 Newton plus 1.69 into 10 raised to power minus 5 Newton, that will give me 6.19 into 10 raised to power minus 5 Newton, and this is my final answer. Okay students, let us now proceed to our next topic, that is limitations of Coulomb's law. Although ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम Coulomb's law पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. बहुत छोटा सा टॉपिक है, इट विल टेक हार्डली 3 to 4 minutes. एक लिमिटेशन Coulomb's law की ये है कि इट इज़ अप्लाइड ओनली टू पॉइंट चार्जेस. अगर आपके पास दो चार्जेस Q1 and Q2
विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है, तो आप इसके अंदर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर करके फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इफ दीज चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। अगर यही दोनों चार्जेस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होती, सपोज एक मेटेलिक स्फेयर है जो इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है और ये दूसरा मेटेलिक स्टैंड है जो इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, और इनके सेंटर्स जो हैं वो आर एट डिस्टेंस आर पे सिचुएटेड है। इस मेटेलिक स्फेयर का चार्ज है Q1, इस मेटेलिक स्फेयर का चार्ज है Q2, और अगर हमें इनके बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो कूलम्स लॉ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण है कि अगर मान लीजिए ये स्फेयर्स जो हैं दे आर अपोजिटली चार्ज। पहले केस में हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली देयर विल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट ना होकर के इसके आउटर सरफेस के ऊपर कंसंट्रेट हो जाएगा, और इसका सारा नेगेटिव चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट ना होकर के इस वाले सरफेस पे कंसंट्रेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है, हमारे स्फेयर का जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो थोड़ा सा टुवर्ड द राइट शिफ्ट हो गया और इस वाले केस में टुवर्ड द लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो इनके बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स बिफोर। तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेम इज द केस कि अगर हम जो है दोनों चार्जेस को सिमिलर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट एंड पे कंसंट्रेट हो जाएगा और इसका सारा पॉजिटिव चार्ज राइट एंड पे कंसंट्रेट हो जाएगा, बिकॉज इनके बीच में देयर इज अ रिपल्शन। उस केस में ये सेंटर टुवर्ड द राइट शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला सेंटर टुवर्ड द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये सेंटर टुवर्ड द राइट शिफ्ट हो जाएगा। अगेन देयर विल बी डिस्क्रिपेंसी इन देयर डिस्टेंसेस। तो हम कूलम्स लॉ को जो है ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए काम में लेते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा केस, सेकंड केस, it is only applicable for stationary charges। अगर हमारे पास दो चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं तो हम इनके बीच में कूलम्स लॉ सिर्फ तब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक इन दोनों की वेलोसिटीज जीरो हैं। अगर इनमें से किसी एक की वेलोसिटी नॉन जीरो हो गई, यानी कि द चार्ज इज इन मोशन, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा करंट, और मूविंग करंट के आसपास होता है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये वेलोसिटी भी नॉन जीरो है तो ये चार्ज भी मूव कर रहा है और मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में लगता है मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये चार्ज जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। और उसके इसके अंदर आप जान रहे हैं इनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टर्ब हो गया, तो वी कैन नॉट अगेन अप्लाई द कूलम्स लॉ। तो हमारे लिए अभी जानने की सिर्फ इतनी सी बात है कि कूलम्स लॉ जो है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होता है, और दूसरी बात कूलम लॉ सिर्फ तब अप्लाई होता है जब चार्जेस आपके स्टेशनरी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से जाऊं तो मैं कह सकता हूं द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज इन फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात यह है कि सपोज हमारे पास किसी जगह पे एक चार्ज Q है और एक टेस्ट चार्ज, आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट चार्ज है उसे हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं, यानी कि इट इज +1 कूलम। अगर हम एक टेस्ट चार्ज जो कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस Q चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स की अगर मैं बात करूं तो दैट फोर्स इज नेग्लिजिबल और इट इज जीरो, बिकॉज इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। अगर इस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमारे पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में इसके आर की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो फोर्स हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी डिस्टेंस से ट्रेवल करवाते हुए इस Q चार्ज के आसपास किसी जगह पे लाके आई एम सॉरी सिचुएट कर देते हैं जो कि एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, तो मुझे डेफिनेटली देयर विल बी ए फोर्स। अब क्योंकि ये थोड़ा नजदीक आ गया है तो अब इस चार्ज Q के ऊपर, टेस्ट चार्ज Q के ऊपर हमारे चार्ज कैपिटल Q की वजह से कुछ फोर्स लगेगा। तो ये Q के आसपास वाला वो एरिया या वो रीजन
जहां पे कि अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस हो, ऐसे एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, वो हम बड़ी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि चार्जेस किस तरीके हैं। हमें पता है हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, और अगर ये जो चार्ज जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो रहा है ये भी पॉजिटिव हुआ तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स फील होगा जो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और अगर मेरा ये चार्ज जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो रहा है ये नेगेटिव है, तो मेरे टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा इट विल बी राइट टू लेफ्ट, और ये भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली वो पैरेलल लाइंस हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं। हम ये शो करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इनकी डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली क्या है? दीज आर imaginary lines which show the path that will be followed by a unit positive test charge if allowed to move freely in an इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो आपको एक पाथ डिनोट कर रही हैं कि अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस डेफिनेशन से काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि उसका पाथ कैसा रहेगा और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। हम इसको थोड़ा आगे चलते हैं। सपोज मेरे पास कहीं एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, और हमने इसके नजदीक किसी एरिया में एक टेस्ट चार्ज लाके रख दिया। टेस्ट चार्ज क्या होता है हमें पता है, टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव रहेगा, +1 कूलम। अब अगर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ये पॉजिटिव है और जो चार्ज जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट हुआ ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। तो अगर हमने इसे होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे और अब लाके हम इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं, नाउ इट इज अलाउड टू मूव फ्रीली, तो ये कहाँ जाएगा? ये चार्ज विल फॉलो दिस पाथ, ये रेडियली आउटवर्ड निकल जाएगा। अगर ये टेस्ट चार्ज यहां होता तो कहां जाता? ये इस चार्ज से सीधे बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड निकल जाता। अगर ये चार्ज टेस्ट चार्ज यहां होता तो किधर जाता? ये यहां से रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में चला जाता। तो ये हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कहीं एक पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इससे रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हो रही हैं। उसके पीछे कारण यही है कि अगर हम इसके पास एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो वो यहां से रेडियली आउटवर्ड ही मूव करेगा। अपोजिट केस लेके देखते हैं। अगर ये सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव है और फिर हमने एक टेस्ट चार्ज लाके इसके पास रख दिया, टेस्ट चार्ज हमेशा +1 कूलम का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? इट विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब इसे अलाउड किया जाएगा कि इट कैन मूव फ्रीली तो ये इस पाथ को फॉलो करते हुए इस चार्ज की तरफ बढ़ेगा। अगर ये टेस्ट चार्ज यहां होता तो ये इधर जाता, अगर यहां होता तो ये चार्ज की तरफ आता, यहां होता तो भी इस चार्ज की तरफ आता। तो अल्टीमेटली आई कैन से दैट कि इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली इनवर्ड and they will be terminating
ऑन द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होंगी नेगेटिव चार्ज के ऊपर और रेडियली आउटवर्ड होंगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मिसकंसेप्शन भी होता है, पूछ लेते हैं भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे अंदर टर्मिनेट होती है, ऐसा क्यों? इसे उल्टा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग द टेस्ट चार्ज एज यूनिट पॉजिटिव, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दे विल बी रेडियली आउटवर्ड, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। Thank you very much.